तुम? फारूक को जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। शहबाज खान जो उसके ऑफिस में उसके सामने खड़ा था, लाइट ग्रे ट्राउजर्स और रॉयल ब्लू शर्ट में मलबूस थका थका सा लग रहा था। तुमने तो कहा था 1 महीना और हो गए। फारूक अपनी कुर्सी से उठते हुए उससे लिपट गया। बस देख लो, तुम्हारी याद आई और चला आया, बैठो। फारूक ने उसे अपने सामने वाले सोफे पर बैठने को कहा। सिर्फ इतना तो बिल्कुल नहीं कि मेरी याद आ गई, कुछ और भी है, बताओ क्या बात है। वो भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। शहबाज खान सोफे पर बैठ गया, टांगे सामने सीधी फैला दी, सर सोफे के पुश से टिका दिया, एक गहरी थकी सांस ली। बात क्या है? हाँ, वो शाही ने परेशान कर रखा था सारी रात, 5 बजते ही चल पड़ा। क्या? फारूक पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। अपनी कुर्सी से उठकर सीधा उसके पास आ बैठा। शाही से सुलह हो गई है क्या? नहीं यार, तुम जो अभी कह रहे थे कि सारी रात परेशान कर रखा था शाही ने। वो खूबसूरती से हंस दिया। वो तो वहां है भी नहीं, वापिस आ चुकी है। फिर? बस जब से वो चली आई वहां से मुझे सब सूना सूना लगने लगा। वो मासूमियत से कह रहा था। फारूक खामोशी से उसका चेहरा तक रहा था। फिर? जिस जगह से गुजरता था, जहां जहां मैंने उससे ज्यादतियां की थी, उनका बुरी तरह एहसास होने लगा। और ये रात तो सारा वक्त मैं ना चाहते हुए भी उसी के मुतल्लिक सोचता रहा। जाने क्या हो गया था मुझे। सुबह होने लगी तो अचानक ख्याल आया, आज का सारा दिन भी उसी तरह गुजरेगा। कदम कदम पर उसका ख्याल आएगा, जगह जगह वो नजर आएगी। पता है उसका स्वीट उसके बगैर कितना सूना सूना लग रहा था। और अचानक फारूक का पलक शगाफ कहका बुलंद हुआ। तुम्हें तो मोहब्बत हो गई है यार। पता नहीं, मगर आज मैं वहां उसके ना होने और कदम कदम पर उससे ज्यादती करने के पछतावे के खौफ से वहां से भाग आया हूँ। बात कुछ सीरियस लग रही है और मुझे उसकी वो बात भी अब इतनी बुरी नहीं लगती। उसकी बात पर कोई खास ध्यान दिए बगैर वो फिर कहने लगा। उसे नादिया से कंपेयर किया तो लगा वो ज्यादा अच्छी थी। सच को सच ही कहा था ना। ये तो नहीं कहा था कि मेरा ग्लैमर, मेरा स्टेटस मेरे हर ऐप पर पर्दा डालते हैं। नादिया का ख्याल था मेरी ये चंद खूबियां मेरा हर ऐप छुपाने को काफी हैं। वो कुछ खोया खोया सा कह रहा था। मैं शुरू दिन से जानता था वो मुझसे ज्यादा मेरे पैसे से मुतासिर है, लेकिन इस बात के बाद से तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। शायद उसके मुकाबले में मुझे कई अच्छी लगी। फारूक मुस्कुरा दिया। वो है भी अच्छी लड़की। शहबाज खान मुस्कुरा दिया। तुम जब उसकी साइड लेते हो तो आई फील जेलस। उस लम्हे वो फारूक को बहुत मासूम सा लगा। ओ, आइंदा ख्याल रखूंगा। खैर छोड़ो, मैं उसे अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहता। मैं तो बस जो जो महसूस किया तुम्हें बता दिया। कौन सा उसने मुझे कबूल किया था और कौन सा मैं। उसने खूबसूरती से कंधे उचकाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फारूक ज़ेरे लब मुस्कुराया, बड़ी सादगी से अपने मन का तमाम राज खोलकर, शाही के लिए अपनी तमाम बेकरारियां बयान करके, यहाँ तक कि अपनी ज्यादतियों के पछतावे से खाइफ होकर अपना महीने भर का प्रोग्राम ड्रॉप करके वापस आकर कह रहा था कि वो शाही को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। कितना सीधा था। वो तो मुसल्लत हो चुकी थी पूरे शदोमत से। एक नाजुक सी छोटी सी लड़की उस ऊंचे लंबे चौड़े आदमी को ढा चुकी थी, मगलूब कर चुकी थी। और ये था कि मानने को तैयार नहीं था। शायद आज से कबल उसके लिए अपने अंदर पलती बेतहाशा नफरत के सबब, शायद शाही का उसे यूं बेदर्दी से रद्द कर देने के सबब। मगर शाही ने भी तो उसे जिन अल्फाज में मुस्तरद किया था वो नाजेबा थे। वहीं से उसे अपनी वल्दियत का पता चला था और उसी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। पर उस वक्त खुद वो उसकी वही बात जस्टिफाई कर रहा था, सच को सच तस्लीम कर रहा था, हकीकत को हकीकत मान रहा था। ये भी एक खुश आइन तब्दीली थी कि वो अपनी वल्दियत से मुतल्लिक उस तल्ख हकीकत को कबूल कर रहा था। गोया शाही में दिलचस्पी लेने से वो इस काबिल हो गया था कि अपनी पिछली कमजोरियों को भुला दे और अपने वजूद, अपनी हस्ती से समझौता कर ले। दूसरे लफ्ज़ों में वो अपनी तख्लीक की कदर करे कि उसे भी अपने खालिक ने तख्लीक किया था। वो इस दुनिया में अपने पैदा करने वाले की मर्जी से आया था और इसीलिए उसे भी इस दुनिया में उसी तरह जीने का भरपूर हक हासिल था जिस तरह एक जायज़ औलाद को हक हासिल होता है। फारूक मुतमईन नजर आने लगा। तभी ऑफिस का चपड़ासी उनके लिए ठंडी यख पेप्सी ले आया। अपने अपने ग्लासों में से पीते हुए वो इधर उधर की बातें करते रहे, कुछ फारूक के घर वालों से मुतल्लिक, कुछ यहाँ की गर्मी के बारे में। अच्छा, अब चलूंगा, सख्त थका हुआ हूँ, नहाऊंगा और खूब सोऊंगा। वो उठ खड़ा हुआ। और हाँ, ये तो बताना ही भूल गया, हारून भाई की मंगनी आने वाले जुमरात के दिन। इस गर्मी में गुजारा हो जाता है। तुम ठंडी जगह से आ रहे हो, इस वक्त ऐसा ही लगेगा ठीक हो जाओगे कल तक। वो हंस दिया खूबसूरती से। ओके, चलता हूँ, नानो बहुत याद आ रही हैं। वो भी तुम्हें बहुत मिस करती हैं। तकरीबन रोज उनसे फ़ोन पर बात होती है। कहती हैं शाहजहां से फ़ोन पर तो बात होती है, मगर कलेजे में ठंड तब पड़ती है जब उसे सीने से लगाती हूँ। नानो तो मेरी नानो है। उसके लबो लहजे में नानो के लिए मोहब्बत और अकीदत का एक जहां नबात था। अच्छा, खुदा हाफिज। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और वो फारूक ने उसे फिर रोक लिया। क्या? उसके बढ़ते कदम रोके। इस इस मामले का क्या होगा? फारूक को उसके लिए शाही बहुत अच्छी लगती थी, अपनी ख्वाहिश दबा नहीं सका। कौन से मामले का? यही शाही का। वो उसकी बेताबी पर मुस्कुरा दिया। छोड़ो यार, खत्म हो गई बात। कहते कहते वो दरवाजे से बाहर निकल गया।
بات ختم نہیں ہوئی تھی، شہباز خان نے اس سے قبل کبھی کسی لڑکی سے ایسی شکست نہیں کھائی تھی، ایسا مغلوب نہیں ہوا تھا کہ راتوں کی نیند گوا بیٹھتا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ مان نہیں رہا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر بیٹھا اور اپنے سامنے کھلی فائل پر ایک بار پھر سے نظریں دوڑانے لگا۔ آج پھر ہر سو بادل چھائے ہوئے تھے، بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، مٹی کی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی، چاروں طرف ہریالی تھی، اونچے نیچے ٹیلے ہرے بھرے تھے، نیچی پہاڑیاں سرسبز و شاداب تھی، مگر گرمی پھر بھی اپنی جگہ تھی۔ نانو شہباز خان کا ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اسے آفس میں چھوڑتے ہوئے خود گھر واپس آ رہی تھی۔ خوش تھی، بہت مطمئن کہ ڈاکٹر نے کہا تھا شہباز خان اب ٹھیک تھا، کچھ دوائیں البتہ جاری رکھنے کو کہا تھا۔ بیگم صاحبہ اب آپ شہباز خان کی شادی کرا دیں، اس سے بہتر اور کوئی علاج نہیں، مسکراتے ہوئے کہتے ڈاکٹر کی بات بار بار ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ خوش آئند سوچوں میں گم وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، گاڑی پکی سڑک چھوڑ کر دائیں جانب شنگل روڈ پر ہولی تو وہ چونکی، دونوں طرف تاحت نظر ہرے بھرے کھیت تھے، دائیں جانب کھیتوں کے اس پار ایکڑوں پر پھیلا مالٹوں کا باغ تھا، یہاں وہاں گھنے سایہ دار درخت تھے، ان کے بیچوں بیچ چلتی بل کھاتی سڑک سامنے سرسبز ٹیلے پر واقع پتھروں کے بنے ان کے قلعے نما کوٹھی تک جاتی تھی۔ شہباز خان کے نانا کی وفات کے بعد بزنس سنبھالنے انہوں نے مستقل یہاں آنے کا ارادہ کیا تو رہنے کے لیے شہر کے ہنگاموں سے دور مضافات میں یہ جگہ پسند کر لی۔ یہاں ان ہرے بھرے ٹیلوں اور نیچی گہری سبز پہاڑیوں کے دامن میں یہ قلعے جیسی مضبوط محل نما کوٹھی تعمیر کروائی اور ہمیشہ کے لیے یہاں آن بسی۔ وسیع اور اس کوٹھی کے ارد گرد ایکڑوں پر پہلے انہوں نے ٹینس کورٹ، سوئمنگ پول اور شوٹنگ رینج بنوائے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی ایک نہ ایک دن ان کا شاہ جان ضرور وطن واپس آئے گا اور اسے ان سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ چوڑے خوبصورت کار پورٹ میں گاڑی رکی تو مستعدی سے پچھلی طرف آتے ہوئے باوردی شوفر نے ان کے لیے دروازہ کھولا۔ اپنے بیڈ روم میں پہنچتے ہی انہوں نے اسماعیل بابا کو بلوا لیا۔ نرم و گداز صوفے پر نیم دراز وہ آہستہ آہستہ سیب کا جوس پی رہی تھی، کچھ سوچتی آنکھوں میں خوشیوں کی دیپ جل رہی تھی۔ پتہ اسماعیل ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ جی بیگم صاحبہ، وہ ہمہ تنگوش تھے، کہہ رہا تھا شہباز خان کی شادی کرا دے، اس سے بہتر اور کوئی علاج نہیں۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے بیگم صاحبہ۔ اسماعیل بابا عرصے بعد بہت خوش دکھائی دینے لگے۔ میں تو خود یہ ذکر آپ سے چھیڑنے کا سوچ رہا تھا، دراصل وہ کچھ ہچکچا گئے۔ بولو اسماعیل، انہوں نے انہیں ہمت دلائی۔ وہ وہاں پہاڑ پر ایک لڑکی خواہ مخواہ چھوٹے سرکار کے پیچھے لگ گئی تھی، وقت بے وقت آن ٹپکتی تھی سیدھے سرکار کے کمرے میں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، بہت آزاد تھی، بہت بے باک، توبہ توبہ۔ اسماعیل بابا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ نانو چونک اٹھی، سیدھی ہو بیٹھی۔ کون تھی؟ کیا شاہ جان بھی اس میں دلچسپی لیتا تھا؟ میرا خیال نہیں، بلکہ آخری دنوں میں تو لگتا تھا سخت بیدار تھے اس سے۔ یہ اچھا ہوا، آزاد اور بے باک لڑکیاں مجھے قطعاً پسند نہیں، مجھے تو بس سیدھی سادی شرماتی لجاتی بہو اچھی لگتی ہے۔ وہ اجازت ہو تو ایک عرض کروں بیگم صاحبہ؟ بولو، آج ضرور بولو، میں بہت خوش ہوں۔ وہاں ایک اور لڑکی تھی، بلکہ اسی لڑکی کی پھپھو ذات تھی، مگر زمین آسمان کا فرق تھا دونوں میں، چندے آفتاب چندے ماہتاب تھی، اور صورت کے ساتھ سیرت اللہ میاں نے ایسی دی تھی کہ سبحان اللہ۔ میں تو چھوٹے سرکار کے لیے بس اسی کے خواب دیکھتا ہوں، پڑوس میں سویٹ تھا، مگر مجال ہے کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے ہمارے سرکار متوجہ ہوئے ہوں؟ وہ تو بالکل پہلو میں یوں رہ رہی تھی جیسے آس پاس کوئی موجود ہی نہ ہو، بڑی حیا والی تھی بیگم صاحبہ، اس زمانے میں ایسی لڑکی کا ملنا مشکل لگتا ہے۔ نانو توجہ اور دلچسپی سے ان کی بات سن رہی تھی، چہرے اور آنکھوں سے اشتیاق ہوئیدہ تھا۔ تم نے تو یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے اس کا شیدائی بنا دیا، کون ہے یہ لڑکی؟ کچھ اتا پتا تو کیا ہوتا؟ دفتن وہیں صوفے کے سائڈ پر رکھی ٹیبل پر پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی، ہاتھ بڑھا کر نانو نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کان سے لگایا۔ فاروق تھا، اسے معلوم تھا آج وہ شہباز خان کو چیک اپ کے لیے لے کر گئی تھی، اسی سلسلے میں فون کیا تھا۔ ہاں بیٹا، ڈاکٹر کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے اب، اور پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا تھا اس کی شادی کرا دے، اس سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ ٹھیک کہتا تھا نانو، اب اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جانا چاہیے۔ یہی بات کرنے تو میں نے اسماعیل کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، کہتا ہے ایک لڑکی پہاڑ پر قریب کے سویٹ میں رہتی تھی، بہت خوبصورت تھی اور سیرت کی بھی بہت تعریفیں کر رہا ہے۔ نانو اسماعیل بابا ہیں؟ فاروق نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں؟ نانو ذرا ضروری بات کرنی تھی ان سے، اور نانو نے ریسیور اسماعیل بابا کو تھما دیا۔ بات کرو فاروق سے۔ جی صاحب، بابا ماؤتھ پیس میں بولے۔ بابا پہاڑ پر قریب کے سویٹ میں رہنے والی لڑکی کا آتا پتا تو نانو کو نہیں بتا دیا؟ وہ خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ نہیں صاحب، ابھی تو نہیں بتایا۔ فاروق کی جان میں جان آ گئی۔ بالکل مت بتائیں، گول کر جائیں، سمجھ گئے نا آپ؟ وجہ ملنے پر بتاؤں گا، اس نے ایک ہی سانس میں بات کہہ ڈالی۔ کہیں نانو کو پتہ چل جاتا کہ شہباز خان اتنے دن شاہی کے قریب رہ رہا تھا تو انہیں سخت صدمہ ہوتا، اسی کی وجہ سے تو شہباز خان مرتے مرتے بچا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، اور کوئی خدمت؟
बस यही कहना था, अब फ़ोन नानो को दे दें। और नानो उन दोनों की गुफ्तगू को कोई ख़ास अहमियत दिए बिना दोबारा बाबा से बातें करने लगी कि फ़ारूक अक्सर इस्माइल बाबा को शहबाज खान के लिए पैगाम देता रहता था। स्याह घटाएं उमड़ी चली आ रही थी। नरम खराम हवा हरियालियों में सरसराने लगी थी। वक्त से पहले ही शाम के अंधेरे घनेरे हो रहे थे। कोठी के पिछवाड़े दूर सरसब्ज पहाड़ी के दामन में बने खूबसूरत स्विमिंग पूल में शहबाज खान लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनियों में काफ़ी देर से स्विमिंग पर करा था। ऊपर पहाड़ी के जंगल में शाम बसेरा करने लगी थी। सुनमई और चमचमई अंधेरे उजाले आपस में मदगम हो रहे थे। नीचे तालाब के आसपास मोतिया के फूलों की उत्तरी बहार की महक मधर हवा के दोष पर उड़ती दिलो दिमाग को मअतर किए दे रही थी। तभी वहां फारूक चला आया, अपने भाई हारून की मंगनी का बकायदा बुलावा देने। वहीं तालाब के किनारे खूबसूरत धारीदार छतरी के नीचे लगी कुर्सियों में से एक पर बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। शहबाज खान उसे देखकर किनारे पर आ गया, फिर करीब के कैबिन में जाकर साफ पानी का शॉवर लिया और बाथरोब पहनते हुए उसके पास आकर बैठ गया। ये बादल बरसेंगे, फारूक खंगूर खटाओं पर नजरें जमाते हुए बारिश के खुश आइन तस्वुर के तहत खुशगवारी से बोला। ना बरसे तो? शहबाज खान ने उसे चिढ़ाया। बरसेंगे, इंशाल्लाह बोलो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फारूक को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी बावर्दी बैरा उनके लिए स्टैम्प ग्लासेस में हैंडमेड आइसक्रीम और क्रिस्टल के खूबसूरत प्लेटर में ढेर सारे ठंडे मीठे आम ले आया। ये हुई ना बात, फारूक खुश होते हुए बोला। सुना है डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी शादी करा दी जाए, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं। फारूक ने आइसक्रीम से इब्तदा की। शहबाज खान का पलक शगाफ कहका बुलंद हुआ। नानो ने बताया होगा। हाँ, और पता है आज बाल बाल बचे हो? कैसे? हुआ यूं कि मैंने सुबह नानो को फ़ोन किया कि पता कर लूँ तुम्हारा चेकअप हुआ है, डॉक्टर क्या कहता था। मालूम हुआ नानो और इस्माइल बाबा बैठे हैं और तुम्हारी शादी का जिक्र खैर हो रहा है। साथ में ये भी कि इस्माइल बाबा नानो को बता रहे थे कि पहाड़ पर तुम्हारी करीबी स्वीट में उन्होंने तुम्हारे लिए एक नहायत उम्दा लड़की पसंद की है, मगर अभी नानो को ये नहीं बताया कि उसका अता पता क्या है। मैंने फ़ौरन नानो से इस्माइल बाबा को फ़ोन देने को कहा और ऐन वक्त पर उन्हें उस लड़की का अता पता बताने से रोक दिया, क्योंकि वो लड़की शाय थी। ओह! शहबाज खान ने निजात की सांस ली। अच्छा किया, वरना नानो का इश्तियाल और बढ़ जाता। तो तुम चाहते हो कि नानो का इश्तियाल और ना बढ़े? फारूक ने उल्टा उसे घेर लिया। और ना बढ़े पर खासा जोर दिया। वो हंस दिया खुशदिली से। हाँ, इसका मतलब है तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ साथ नानो भी उसे पसंद करें। मैं उसे पसंद करता हूँ। उसने आइसक्रीम का ग्लास वापस मेज पर रखते हुए कहा। अब छोड़ो ना, ग्लास वापस उठा लो। शहबाज खान एक बार फिर हंस दिया दिलावेसी से। ग्लास भी वापस उठा लिया। वैसे एक बात है, ऑफिस में काम करते करते मैं चौंक जाता हूँ। बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद उसका ख्याल आ जाता है। वो बात को चुबा चुबा कर बोला। उसकी दिल नशी आंखों में शोखी थी। पुरकशिश होंठ हंसी का बार उठाने से कासिर लग रहे थे। और पता है क्या? क्या? इसको मोहब्बत कहते हैं। नहीं खैर, वो लापरवाही से कहते हुए आइसक्रीम खाने लगा। फारूक झंझला उठा। किसी तरह मानता ही नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। शहबाज खान का एक और जोरदार कहका बुलंद हुआ। अच्छा सुनो, उसकी कज़न का फ़ोन आया था, बल्कि ये तीसरा चौथा फ़ोन है उसका। क्या कहती है? यही कि मैं उसे यूं ही छोड़कर चला आया और वो अब वहाँ से वापस आ चुकी है और वो मुझे बार बार फ़ोन कर रही है और मैंने एक बार भी फ़ोन नहीं किया वगैरह। तुमने उसे बता दिया कि ये तो तुम अपना गम गलत करने के लिए उसे गपशप करते थे। कैसा गम? शाई का। और कैसा गम? और शहबाज खान ने गहरी सांस ली। फारूक की सुई शाई के ही गिर्द घूम रही थी। तुम ये बात भूल नहीं सकते। पहले तुम भूल जाओ, फिर मैं भूल जाऊंगा। शहबाज खान मुस्कुरा दिया ओले से। आज सुबह ही वो मुझे ख्वाब में नजर आई थी। आइसक्रीम का खाली कप मेज पर रखते हुए वो धीरे से बोला। उसकी मधुर मुस्कुराहट गहरी हो चली थी। फारूक ने एक नज़र उसे देखा और फिर खाली ग्लास मेज पर रखते हुए आमों की तरफ मतवज्जे हो गया। नाराज हो गया था उसकी ढिठाई पर गालबन। तुमने कुछ कहा नहीं? उसे खामोश पाकर उसने उसे छेड़ा। आम खाओगे, मीठा है, उसने अनसुनी करते हुए कहा। पूछोगे नहीं कि मैंने उसे कैसे देखा? नहीं, तुम झूठ बहुत बोलते हो। ख्वाब के मुतल्लिक झूठ नहीं बोला जाता। वो सीरियस हो गया। सुनाओ फिर। कटे हुए आम की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने अपने लिए दूसरा काटना शुरू कर दिया। बस वही, कभी एक जगह फूला फूला मुंह लिए खड़ी है, कभी दूसरी जगह मुंह बसोरती रूठी रूठी शक्ल लिए बैठी है। इसका मतलब है वो तुमसे खफा है। लगता तो यही था। मना क्यों नहीं लेते उसे? उसने मुखलिसाना मशवरा दिया। सच बताऊं? हाँ, आई लाइक हर बट। मगर क्या? वही उसका इनकार, और इनकार से बढ़कर वो बात जो उसने मेरे मुतल्लिक की थी। एक बार फिर वो उदास और तल्ख लगने लगा।
وہ उसने बहुत पहले कहा था, तब वो तुमसे मिली नहीं थी। मेरा मतलब है तुम्हें देखा नहीं था। अब वो तुम्हें पसंद करती है और प्यार में इंसान हर बात को भूल जाता है। नहीं, इनकार करने का उसे हक पहुंचता है, मगर मुझे गाली देने का उसे कोई हक नहीं था। माफ नहीं कर सकते उसे? मुश्किल है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने इस पहलू पर सोचा नहीं। वो बार बार याद आने लगी तो मैंने यही बेहतर समझा कि उसकी बात भूल जाऊं, मगर फिर गैरत आड़े आई। हाँ, वो तल्खी से मुस्कुराया। अब तुम सोचोगे कि एक नाजायज औलाद को गैरत जेब नहीं देती, मगर क्या करूं कि इसके बावजूद मुझ में गैरत है। खुददारी अच्छी लगती, इज्जत का मतलाशी हूं। उसके लहजे में बेबसी इंतहा पर थी। फारूक को कई बार पहले की तरह उस वक्त फिर उस पर तरस आया। दुखी हो गया वो भी। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं सोचूंगा। मुझे हमेशा तुम्हारी गैरत और खुददारी पर फख्र रहा है, इसीलिए तुम्हें खुदा ने बेअंदाज़ा इज्जत दे रखी है। अगर शाही के बारे में तुम्हारा फैसला अटल है तो मैं आइंदा उसका जिक्र नहीं करूंगा। मेरे लिए वो तुमसे तो ज़्यादा अहम नहीं। शहबाज खान चंद सानिये खामोश रहा। स्याह घनेरे बादलों में कुछ तलाश करता रहा। फिर, तुमसे मैंने कभी कोई बात नहीं छुपाई। आज तुम्हें बताता हूँ कि वो मुझे अच्छी लगने लगी है, बहुत ज़्यादा, बल्कि बाज़ औक़ात तो सिर्फ उससे ही सोचे जाने पर मैं अपने आप को बेबस पाता हूँ। कभी कभी बेख्तियार दिल चाहता है सब भूल भाल कर उसे जाकर मिल लूँ। कोशिश के बावजूद मैं उसके ख्याल से छुटकारा नहीं पाता। वो बेबसी से मुस्कुराया। अगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो फिर मुझे उससे वाकई मोहब्बत होगी है। कभी कभी थोड़ी देर को मैं अपनी सोचों पर काबू पा भी लेता हूँ। उस वक्त लगता है क्या बेवकूफ़ी है सब, और बड़ा रिलैक्स भी महसूस करता हूँ, मगर दूसरे ही लम्हे वो गालिब आ जाती है। ज़हन दोबारा उसकी तरफ पलट जाता है, और दिल भी। हाँ, शायद। दिल आवेज़ी से मुस्कुराते हुए उसने अब भी जैसे झिझकते झिझकते अपनी मोहब्बत का इकरार किया। शायद नहीं, सिर्फ हाँ कहो। वो हंस दिया, मधुर हंसी। हाँ, वो धीरे से बोला। अब हुई ना मर्दों वाली बात। फारूक खुश हो गया। पहले क्या मैं औरतों वाली बातें कर रहा था? वो अब भी हंस रहा था। नहीं, खैर ऐसी बात भी नहीं है, मगर प्यार छुपाना भी कोई अच्छी हरकत नहीं। वैसे पहले मैं ज़रा भी नहीं था, यूं ही मजाक लग रहा था सब। और अब जब बिल्कुल बेबस हो गया हूं तो यकीन हो गया है। अब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा? नहीं, बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो अचानक संजीदगी से बोला। क्या मतलब? मुझे वो अच्छी लगती है, ये काफ़ी है? मैं अब भी नहीं समझा। बस ये काफ़ी नहीं कि वो मुझे पसंद है, रेदर आई लव हर। अगर इतना है तो बात यहीं कैसे ख़त्म हो सकती है? ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, भूल जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, मगर नहीं। उसने बेकली से सर झटका। तुम जानते हो अच्छी तरह, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, मालूम है तुम्हें वजह अच्छी तरह। और फारूक ने गहरी सांस ली। उससे सर टकराना बेसूद था। यहाँ का मौसम मुझे पसंद है। जरा गर्मी बढ़ी, झूम के आए बादल और टूट के बरसा पानी। फारूक ने बातों का रुख बदल देना ही मुनासिब समझा। अब भी बस बरसने को हैं ये बादल। शहबाज खान ने मंडलाती स्याह बदलियों पर निगाह की। मान बिजली कड़की और पल में ही जोर की गरज हुई। यार मैं चलूंगा, अब 2-4 घरों में अभी और भी कहना है। हारून भाई की मंगनी का। फारूक नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोला। जुमेरात शाम 7 बजे ना? शहबाज खान ने कन्फर्म करना चाहा। हाँ, वो उठ खड़ा हुआ। बाय, सी यू, बाय। फारूक चल दिया। शहबाज खान भी अंदर आ गया। वाकई झूमते बादल बरसे और टूट कर बरसे। घने कदावर दरख्त बारिश की जलथल से जमीन बोस हो रहे थे। तड़पती बिजलियां यहाँ से वहां तक पूरे इलाके को रोशन कर जाती थी। बादलों की गरज दिल दहला देने वाली थी। बिजली कभी कब की जा चुकी थी। हर सू मुकम्मल ब्लैकआउट था। वो और नानो बड़ी बड़ी मोमबत्तियों की रोशनी में डिनर कर रहे थे। हस्बे मामूल उसकी पसंद के खाने बड़े से डाइनिंग टेबल पर चने थे। नानो जैसे वाकई उसी के लिए जी रही थी। जब से वो आया था हर बात हर काम में उसी की पसंद मलहूज रखी जाती। ये रोज तो शाहजहान को। उन्होंने लैम्प लेग की तरफ इशारा किया और बैरे ने मुअद्दब तरीके से हुक्म की तामील की। जाने क्यों शहबाज खान कुछ चुप चुप सा खाना खाने में मसरूफ था। बैरे ने मीठा सर्व किया तो नानो ने उसे खामोशी से चले जाने का इशारा किया। शाहजहान चुप चुप क्यों हो? नानो ने मुतफक्किर अंदाज में पूछा। नहीं तो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यकदम ही उसे एहसास हुआ कम से कम नानो की मौजूदगी में उसे अपने आप में होना चाहिए था, वरना वो बेतरह परेशान हो जाती थी। मुझे लगा तुम कुछ परेशान से हो। नहीं नानो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बशाशत से बोला। चंद लम्हे वो चुप रहीं, कुछ सोचती रहीं। इस्माइल बताता था पहाड़ पर तुम्हारे बिल्कुल करीब वाले स्वीट में एक लड़की ठहरी थी। अच्छा था फारूक से उसे सारी बात का पता चल गया था, इसलिए कोई मुश्किल नहीं पड़ी। होगी, मैंने गौर नहीं किया। क्यों? कहता था बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी भी। वो मुस्कुरा दिया ओले से। तो सोचती हूँ अता पता कर लूँ, देखा हूँ जाकर। किस लिए? वो नानो से यूं ही लाड किया करता था। तुम्हारे लिए और किस लिए? नानो आपको अच्छा नहीं लगता मैं यूं ही सिर्फ और सिर्फ आपका रहूं? बस और बहाने नहीं चलेंगे। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, मुझे भी तुम्हारी औलाद की ख्वाहिश है। और हस्बे शहबाज खान की जुबान पर आते आते रह गया। एक हराम की औलाद हरामी
کی اولاد کہلائے گی، کیا میں اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی یہ سب سننے کی سزا دوں؟ پر اس نے بات اندر ہی روک لی۔ تو ایک بار پہلے بھی وہ یہ بات نانو کے گوشے گزار کر چکا تھا اور جسے سن کر نانو بہت دکھی ہو گئی تھی۔ وہ انہیں اور دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ بہت اچھے موڈ میں تھی۔ اپنے ساتھ ساتھ اسے نانو کو دکھی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ مجھے سوچنے دے نانو، بس بہت سوچ لیا تم نے، اب مجھے فیصلہ کرنے دو۔ نانو نے فیصلہ سنا دیا۔ سب سے پہلے میں اسماعیل کی بتائی ہوئی لڑکی کو دیکھنے جاؤں گی۔ باپ رے، وہ گھبرا گیا۔ اب اس وقت تو آپ چلیں، میں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، وہ بھی اٹھی، مگر اب کہ میں سنجیدہ ہوں اس معاملے میں۔ اور وہ کوئی جواب دیے بنا انہیں ان کے بیڈ روم کی طرف لے چلا۔ حسب عادت صبح ہی صبح اس کی آنکھ کھلی، نظر چوڑی خوبصورت بالکنی میں لگے ڈھیروں تر و تازہ سرخ انابی پھولوں سے ہوتی سامنے قریب کی گہری سبز پہاڑی پر پڑی۔ صبح ساتی کی سفیدی میں گھنی ہریالی آنکھوں کو سکون بخش رہی تھی۔ لہلہاتی ہریالی میں سے ہوتی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی اوپر پہنچ کر پچھلی ڈھلان میں اوجھل ہو رہی تھی اور اس طرف نیچے دامن میں یہاں وہاں اگے درختوں کے درمیان ایستادہ سرخ سنہری نارنجی شعلہ نما پتوں والا درخت نظروں کا مرکز بن رہا تھا۔ وہ خوبصورت سما آنکھوں کے راستے من میں اتارنے لگا۔ سب سے پہلے میں اسماعیل کی بتائی ہوئی لڑکی کو دیکھنے جاؤں گی، نانو کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ باپ رے، وہ ہڑبڑا اٹھا۔ وہ اسماعیل بابا کو منع کرے گا کہ انہیں شائی کا اتا پتہ نہ بتائیں، لیکن وہ شائی کو پسند بھی تو کرتا تھا۔ دل نے کہا ہاں، مگر شادی کا تو اس کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اسے بہت گندے الفاظ سے نوازا تھا، پر کیا یہ حقیقت نہیں تھی؟ پروردگار، یہ کتنی تلخ حقیقت تھی۔ وہ اتنی تلخیوں میں کیسے جی پائے گا؟ زہر بہت کڑوا تھا، گھونٹ گھونٹ کر کے کیسے نکل پائے گا؟ جینا ایک عذاب تھا، کیسے جھیل پائے گا؟ یہ سزا بہت کڑی تھی مالک۔ بے قراری سے اس نے سر تکیوں میں دے دیا، آنکھیں میچ لیں اور سر باہوں میں لے لیا۔ ٹرین ٹرین دفتن بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے پرائیویٹ نمبر کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ شہباز سیر، وہ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے ماؤتھ پیس میں بولا۔ نادیہ تھی۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ یہ نمبر اس نے کیسے حاصل کر لیا تھا؟ اس وقت وہ بات کرنے کی حالت میں بالکل نہیں تھا۔ کیا بات ہے؟ وہ بے دلی سے بولا۔ کوئی خاص نہیں، آنکھ کھلتے یاد آئے کر لیا فون۔ تمہیں معلوم ہے ٹائم کیا ہے؟ ہاں، 4:30 ہے۔ دیکھو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کی نماز، آگے ایک لفظ بھی مت کہنا۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگا۔ تنقید، اور وہ بھی اس کی نماز پر، اپنے پروردگار سے ہم کلام ہونے پر۔ اس نے اس کی زندگی کے اہم ترین پہلو پر چوٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھڑاک سے اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، بستر سے اٹھایا۔ ٹرین ٹرین پھر گھنٹی بجی۔ کیا ہے؟ اس کا موڈ اب بھی بگڑا ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری شہباز، وہ سہمی ہوئی بھی تھی۔ کیا ہے؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ پھر آپ نہیں کرتے؟ نادیہ جانتی تھی اب بات کر لی تو کر لی، ورنہ بعد میں اس کا ہاتھ آنا مشکل ہوتا تھا۔ پلیز نادیہ، میں نماز قضا نہیں کرنا چاہتا۔ ساتھ ہی اس نے ریسیور دوبارہ کریڈل پر رکھ دیا۔ حسب معمول نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو تہہ دل سے اپنے خالق سے اپنے سکون کی دعا مانگی۔ فارغ ہوا تھا کہ پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ پھر نادیہ تھی، پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ بولو، وہ خود کو سنبھال کر بولا۔ مجھے ملتے کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں بے صبری تھی۔ وقت نہیں ملتا، وہ مختصراً بولا۔ پہاڑ پر تو وقت نکالتے تھے، وہاں وقت ہی وقت تھا، اب بھی نکالیں پلیز۔ وہ تو دن بدن سیریس ہوتی جا رہی تھی۔ کیا اس کا رویہ اس کے لیے کافی نہیں تھا؟ وہ جھنجھلا سا اٹھا۔ مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، واقعی بالکل وقت نہیں ملتا، بہت کام ہوتا ہے۔ کام مجھ سے ضروری ہے؟ جانے کس غلط فہمی میں تھی وہ۔ ہاں، ایک پل کو وہ چپ سی رہ گئی۔ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو یاد نہیں آتی؟ وہ مسکرا دیا، خالی خالی سا۔ تم ٹھیک ٹھاک ہو، یاد آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بات کو ٹال رہے ہیں۔ کیا کہوں؟ وہ عاجز سا آنے لگا۔ میں آپ کے بارے میں بہت آگے نکل آئی ہوں، آپ کسی طرح سیریس ہی نہیں ہوتے کہ آپ سے بات ہو؟ کیا مطلب؟ آئی لو یو شہباز، میں آپ کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے کہہ دیا کہ واقعی شہباز خان کسی طرح اس کی بات کو اہمیت دے ہی نہیں رہا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ برابر فون کر رہی تھی، ایک بار بھی اس نے کال بیک نہیں کیا، ملنے سے بھی کترا رہا تھا، مجبوراً اسے اپنی مدعا فون پر ہی کہنا پڑا۔ شہباز خان پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے صبح صبح وہ اسے مزید پاگل کیے دے رہی تھی۔ شہباز کچھ بولے نہ، میں مر جاؤں گی شہباز۔ گلیمر سٹیٹس، وہ تلخی سے مسکرایا۔ یہی تو ہے سب کچھ، بڑے سے بڑے ایپ پر پردہ ڈال دیتے۔ اس کے پہاڑ پر کئی الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑے ضبط سے بولا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ شہباز، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اوہ، میں نے تمہیں صرف ایک دوست سمجھا تھا اور بس، لیکن میں آپ کو اپنا سب کچھ مان چکی ہوں۔ بے وقوفی ہے تمہاری۔ پلیز شہباز، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ تم اچھی لڑکی ہو، مگر میرا آئیڈیل کوئی اور ہے۔ جانے کیسے اس کے منہ سے نکل گیا۔
शाई, वो बिला तामुल बोली। वो चुप सा रह गया। उसको कैसे मालूम हुआ? फिर वो संभला। जब उसने शाई से मजीद ताल्लुक ही नहीं रखना था तो खामखा इकरार क्यों करता? नहीं, मुझे मालूम है वो आपकी आइडियल है। आपका रिश्ता लेने जो औरत वहां गई थी उसने यही कहा था कि आपने उसे अमेरिका में देखा था और अपने लिए पसंद किया था। ओह, तो वो तमाम वाक़ये से वाकिफ थी। शाई ने सब बताया होगा उसे यकीनन। फिर तुम्हें ये भी मालूम होगा कि उसे उसके फादर ने माजरत कर ली थी और शाई ने मुझे हराम की औलाद कहकर रिफ्यूज कर दिया था। वो एक ही सांस में बोला। उसके लहजे में बला का तंज था, ढेर सारी तलखी थी, जहर था। लेकिन मुझे उसका ये कड़वा सच तुम्हारे मीठे झूठ से कहीं ज्यादा अच्छा लगा है। वो बोल्ड है, मेरे ग्लैमर से मुतासिर नहीं है। तुम बुज़दिलो, मेरे ये कड़वा सच मैंने कहा था। उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात कह जाए। नादिया उसके मुंह से शाई की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी बात काटते हुए बिला सोचे समझे बोल पड़ी। शहबाज खान को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या कहा था तुमने? वो जैसे मजीद तस्दीक चाहता था। यही हराम की औलाद जिसे आप शाई की दलेरी समझते हैं, वो इतनी बहादुर नहीं है कि ऐसी बात कह दे। वो अपने आप को बहादुर साबित करते हुए बोली। गुड गॉड, वो अपने आप से बोला। मुझे सच बोलने वाले हमेशा अच्छे लगे हैं, उसने धीरे से कहा। और नादिया ने उसे अपनी तारीफ समझ लिया। वो तो उस दिन घर पर ही नहीं थी। वो तो इतनी बुद्धू है कि पहाड़ पर आपके करीब वाले स्वीट में रहते हुए भी बेखबर है कि आप वही हैं जिसने उसको प्रपोज किया था। तुम कैसे जानती थी सब मेरे बारे में? जहन पर कागिरा बार हल्का हुआ तो उसे तजस्सुस हुआ। आपका जिक्र एक बार हमारे यहाँ हुआ था। आपकी इंडस्ट्रीज का कोई ऐड आया था अखबार में। पापा वही पढ़ रहे थे कि मेरी मॉम से कहने लगे। शहबाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक शहबाज खान है, बड़े नामी ग्रामी खानदान का है, लेकिन उसके साथ एक ट्रेजेडी है। ही इज एन लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। वो ही जानता था कि वो अपने मुतल्लिक के बाद कैसे बर्दाश्त कर पा रहा था। और वो समझ गया ये अज़ियतनाक किस्सा, ये जानलेवा दास्तान आखिरी दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ओके, अब इजाज़त दो, वो बड़े तहम्मुल से बोला। वो कितना कंप्रोमाइजिंग बन गया था अपने तख्लीक के बारे में समझौता करने वाला। वो थका थका सा एक बार फिर अपने बिस्तर पर औंधा ढेर हो गया। लगता था मीलों भाग भाग कर आया था, कोसों तय करके आया था, लामतनाही फासले। साथ ही एक हल्कापन, जैसे भारी वजन हटा दिया गया उसके जिस्म के ऊपर से। वो इस दुनिया में आने वाला एक बिन बुलाया मेहमान था, एक अनचाही ख्वाहिश था। वो मानता था, पर ये ताना उसे शाई ने नहीं दिया था। यही बहुत था। वो जिसके लिए बेचैन, बेकरार और बेकल रहता था, एक अनदेखी सी, अनजानी सी, अनोखी सी खलिश जिसके लिए महसूस करता था, उसने उसे बेइज्जत नहीं किया था। यही गनीमत था। और अचानक उसे ढेर सारी खुशियों ने आ लिया। वो जो अनजाने में उसकी जिंदगी बन चली थी, उसने उसे नहीं ठुकराया था। ये बात किसी और ने की थी और उसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। मानो से ख्याल आया, शाई के फादर ने कहा था शाई अभी छोटी है और उसने तालीम भी मुकम्मल करनी है। क्या सिर्फ यही था? या शहबाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक को कौन नहीं जानता? नामी ग्रामी लोग हैं आप, ऐसा भी कुछ कहा था गालबन। उसने जहन पर जोर देकर उस जानलेवा पैगाम को याद किया। उस दूसरी बात से क्या मतलब लिया जा सकता था? क्या सिर्फ यही कि वो नामी ग्रामी लोग थे, या ये कि वो उसके बारे में, उसकी वल्दियत के बारे में भी जानते थे? एक बार फिर वो अपनी पैदाइश को कोसने लगा। उसकी इस मोर वाली मिसाल थी, जो अपनी खूबसूरती को देखकर खुशी से नाचने लगता है, लेकिन जो ही अपनी टांगों पर नजर जाती है रो पड़ता है। और फिर वो अपनी पैदाइश का राज उन लोगों को तो जरूर बताएगा जहां वो शादी का ख्वाहिशमंद होगा। वो तो छोटी से छोटी बात सच्ची और खरी पसंद करता था, कहाँ कि अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला करना हो। वो शाई से मिलेगा, उसे अपने मुतल्लिक सब बताएगा, उसके फादर को भी तमाम हकीकत से आगाह करेगा और असरे नो उसे प्रपोज करेगा। अगर उन लोगों को वो इस तल्ख हकीकत के साथ कबूल होगा तो ठीक, वरना उसने सोचा वो शादी ही नहीं करेगा। घर घर जाकर अपनी असलियत बताना, कभी धुतकारा जाना और कभी महज बेतहाशा दौलत की खातिर कबूल किए जाना उसे भी मंजूर नहीं था। क्या वो खुद कुछ नहीं था? क्या खुद उसकी कोई शनाख्त नहीं थी? क्या वो भी गोश्त पोस्त का बना खुदा की मखलूक नहीं था? तुमने मुझे क्यों जना? उसने अपनी जन्म देने वाली को एक बार फिर बुरा भला कहा कि उसने उसे जन्म देकर उसे जीते जी एक मुस्तकिल जहन्नुम में धकेल दिया था, जहां वो जल रहा था, भस्म हो रहा था। और तकलीफ थी कि हद से बाहर हो रही थी, टीसे थी कि बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, और उसकी रूह तक चीख रही थी, कराह रही थी, नाले फरियाद कर रही थी। और वो ये सब सहने पर मजबूर था कि उसे जीना था। एक गहरी सांस कराह बनकर उसके होंठों पर आई। वो बिस्तर से उठाया। ये कैसी खुशी मिली थी उसे, अधूरी अधूरी सी, तिश्ना तिश्ना सी।
फिर भी वो आस और यास की मिली-जुली कैफियत में ड्रेसिंग रूम जाकर तैयार होने लगा। नीचे जाकर नानों के साथ नाश्ता किया और ऑफिस जाने के लिए पोर्च में निकल आया। वो पहले फारूक के पास जाएगा, सारी बात डिस्कस करेगा, उसने सोचा, और फिर अपने ऑफिस के बजाय वो उम्मीदों बीम की मिली-जुली कैफियत में फारूक के ऑफिस जा पहुंचा। फारूक अभी नहीं आया था। वो वहीं सोफे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। आज हर चीज बहुत खूबसूरत लग रही थी, पुरकशिश लग रही थी। मेज पर सजे मौसम के तरोताजा फूल जिंदगी का पैगाम दे रहे थे। फारूक आया तो उसने उसे सारी बात बता दी, किस तरह उसकी बातों की हेर फेर में आकर शाही से जलते हुए नादिया ने उसे वो बात कह डाली जिसने उसे करीबुल मर्ग कर दिया था, जीने से बेजार कर दिया था और शाही से बदगुमान कर दिया था, ऐसा कि उसे चाहने के बावजूद वो उसका नाम नहीं ले सकता था। मैंने कहा नहीं था वो बहुत मासूम लगती है। मैं भी हैरान था कि वो इतनी बड़ी बात कैसे कहेगी, फारूक ने कहा। वो वाकई बहुत मासूम है, इतनी गंदी बात वो जुबान पर नहीं ला सकती। शहबाज खान के चेहरे पर अरसे बाद रौनक की दमक थी। पुरकशिश नकोर जिंदा जिंदा थे, स्याह चमकती आंखों में जीने की उमंग थी और दिलावेज मुस्कान में जिंदगी की तमन्ना थी। फिर नानो से बात करूं? नहीं, पहले मैं शाही से मिलूंगा, उसे सब बताऊंगा। उसे कोई एतराज नहीं होगा, मुझे यकीन है, फारूक उसकी बात काटते हुए बोला। वो बहुत छोटी है, उसे दुनिया की ऊंच नीच की कोई खबर नहीं। मैं सिर्फ उस पर इक्तफा नहीं करूंगा, उसके फादर से भी मिलूंगा, तमाम हकीकत बताऊंगा। अगर उन्हें मुनासिब लगा तो तब भी शाही का हाथ उनसे मांगूंगा। और फारूक को अपना दोस्त बहुत ऊंचा, बहुत अजीम लगा। शहबाज, तुम्हारी नीयत जितनी साफ है उसका अवार्ड तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना। जरूर। अच्छा, चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। फारूक ने उसे रुकने का नहीं कहा कि उसे मालूम था उस वक्त उसका बेतहाशा काम होता था। गुड लक, फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा और शहबाज खान पुरवकार अंदाज में चलता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा।